चलो आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या? પછી बाहर जाओ, रमी दे। हाँ चलो यहाँ पे देखो, ये अपन ने कल डिफरेंस देख लिया था, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ क्या, परचेस। अब अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसका नाम है परचेस कंसिडरेशन। आ जाओ नए टॉपिक को पढ़ते हैं। परचेस एक याद याद करो, मैंने कल हेलो बात, अरे बातें बंद करो रे गधो। कल मैंने तुमको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेस कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है जो चुकाया जाता है। आप क्या खरीद रहे हो? दूसरे की कंपनी खरीद रहे हो, तो बदले में कुछ ना कुछ दोगे। उसकी जो कीमत रहेगी उसको क्या बोलेंगे, परचेस कंसीडरेशन। मान के चलो किसी कंपनी को हमने 10 लाख रुपए में खरीदा, तो बदले में उसको क्या देना पड़ेगा, 10 लाख रुपए कीमत की कोई चीज देनी पड़ेगी। आमतौर पे हम क्या देते हैं, हमारे 10 लाख रुपए के शेयर्स देते हैं। उसकी कंपनी ले लेते हैं और उसको हमारी कंपनी के क्या देते हैं, शेयर्स। नहीं तो आप 10 लाख रुपए का क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, कैश। नहीं तो दोनों मिला के दे सकते हैं, कुछ शेयर्स कुछ क्या दे सकते हैं, कैश। कुछ लोग इसके बदले में डिबेंचर भी देते हैं। क्या देते हैं, डिबेंचर। तो जो भी दिया उसको बोला जाएगा कंसिडरेशन। अरे भाई किसी की कंपनी, किसी का बिजनेस, किसी का व्यापार खरीद रहे हो, फोकट में देगा क्या वो आपको? नहीं ना, बदले में चुकाना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। अब देखो, परचेस कंसिडरेशन इज द अमाउंट विच इज पेड बाय द खरीदने वाली कंपनी टू द फॉर द परचेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ बिकने वाली कंपनी। कंसिडरेशन, मैं ये शब्द बार बार नहीं वापर रहा, इसको बोलते ट्रांसफरी कंपनी और इसको बोलते ट्रांसफरर कंपनी। मैंने कल ही बोला था, ट्रांसफरी कंपनी मतलब खरीदने वाली कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी मतलब बिकने वाली। मतलब कंसिडरेशन मतलब क्या, अमाउंट। कंसिडरेशन मतलब क्या, अमाउंट। कौन किसको देता है, खरीदने वाला देता है, किसको, बिकने वाले। As per Accounting Standard 14, consideration for amalgamation means the aggregate of shares and other securities issued and the payment made in form of cash or other asset by खरीदने वाली कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अ बिकने वाली कंपनी। अब इनका कहना है कि जब आप किसी कंपनी को खरीदते हो तो बदले में क्या क्या दे सकते हो, एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब टोटल। टोटल मतलब इसमें आप शेयर दे सकते हो, शेयर के जगह पे अदर सिक्योरिटी मतलब डिबेंचर दे सकते हो, या क्या दे सकते हो, कैश भी दे सकते हो। आपको बिजनेस खरीदना, आपको मेरा धंधा खरीदना है, मुझे जो मर्जी चाहे दे दो। मुझे आपके धंधे के शेयर्स दे दो चलता, मुझे आपके डिबेंचर दे दो वो भी चलता, या तो मुझे क्या दे दो, कैश दे दो, मुझे तो कुछ भी चलेगा। Purchase consideration does not include any payment to outsiders, including the debenture holder। हाँ भाई सुनो, परचेस कंसिडरेशन खरीदने वाली कंपनी बिकने वाले कंपनी के मालिकों को देता है, बाहर वालों को देता है क्या, नहीं। अरे भाई मेरा बिजनेस खरीद रहे तो जो मुझे दिया वही क्या कहलाएगा, कंसिडरेशन। दूसरे लोगों को जो पैसा दिया वो कंसिडरेशन होगा क्या, नहीं। तो कंसिडरेशन कौन पे करता है, जो खरीद रहा है। किसको पे करता है, जो बिक रहा है उसके शेयर होल्डर को। कंपनी के असली मालिक शेयर होल्डर ही रहते हैं ना। कंपनी के असली मालिक कौन रहते हैं, शेयर होल्डर। तो खरीदने वाली कंपनी बिकने वाले कंपनी के शेयर होल्डर को चाहे शेयर्स दे, चाहे डिबेंचर दे, चाहे कैश दे, इन सब के एग्रीगेट या टोटल को क्या बोला जाता है, परचेस कंसिडरेशन बोला जाता है। जागो मोहन प्यारे, समझा? आगे देखो, अब इसमें कैसे दे सकते हैं, एक तो लमसम मेथड से या तो नेटवर्थ मेथड से, जैसा आपको ठीक लगे। भाई आपको मैं आपको बोलूं चलो अपन यहां से चलते हैं, कल फ्लाइट पकड़ के जाते हैं बॉम्बे और मुकेश अंबानी की रिलायंस खरीद लेते। कर सकते क्या, फेसबुक खरीद लेते, चलो टेस्ला खरीद लेते, टाटा मोटर्स खरीद लेते, एचडीएफसी बैंक खरीद लेते, आईसीआईसीआई बैंक खरीद लेते। है क्या अपनी औकात, इमेजिन करो है। तो अपने को अगर मुकेश अंबानी की रिलायंस की कंपनी खरीदनी है पूरी, तो इसका मतलब क्या है, आज जो रिलायंस के मालक है मतलब मुकेश अंबानी है, बाकी शेयर होल्डर है, उनको हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जो देंगे उसको बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। फिर हमारे कंपनी के शेयर दे दो, डीडब्ल्यू लिमिटेड के,
बोला तुम्हारा शेयर अगर 2,000 रुपए का है तो हमारा शेयर 2 लाख रुपए का है। होगा तो मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। खैर, जोक सपाट, पर किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले उसकी कीमत लगानी पड़ती है। किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले उसकी क्या लगानी पड़ती है? कीमत। मान के चलो मेरा बिजनेस आपको खरीदना है, तो मेरी बिजनेस की कीमत लगाओगे कि नहीं? कैसे लगाओगे बताओ? बोलोगे सर दिखाओ आपके पास जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है, कंपनी के नाम से, मेरी पर्सनल नहीं, किसकी? कंपनी के। बैंक में पैसा कितना है, स्टॉक कितना है, माल कितना है, डेटर्स कितने हैं, बिल रिसीवेबल कितने, असेट कितने, लायबिलिटी कितने। असेट में से क्या माइनस करोगे? लायबिलिटी। अगर मेरी प्रॉपर्टी है 10 लाख की, उस पर कर्जा है 3 लाख का, तो आप मुझे कितने लाख देंगे? 7 लाख। अरे हाँ कि ना? उसको बोलते मेरी नेटवर्थ। अब देखो इसमें दो मेथड होती है कि आपको इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। इसके प्रैक्टिकल समझना है तो पहले क्या समझो? इसकी थ्योरी समझो। अब पहला है लमसम मेथड। वेन द खरीदने वाली कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी मतलब कौन? खरीदने वाली कंपनी, एग्री टू पे अ फिक्स सम टू द बिकने वाली कंपनी, इट इज कॉल्ड एज अ लमसम पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, एक्स लिमिटेड ने परचेस किया बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ 1 करोड़। इसको बोला जाता है लमसम मेथड। लमसम मतलब ये चिल्लर चिल्लर गिनती करने की नहीं, तेरा क्या है, कितना है, वगैरह वगैरह कुछ नहीं। 1 करोड़ रुपया दूंगा तेरे को, तेरा बिजनेस किसका? मेरा। अब 1 करोड़ कैसे देने के? तो मैं 1 करोड़ की कैश दे सकता हूं, या मेरे शेयर दे सकता हूं कितने करोड़ के? 1 करोड़ के। या डिबेंचर दे सकता हूं कितने के? 1 करोड़। पर कीमत कैसी लगाई उस बिजनेस की? लमसम, मोटा मोटी, एक एक चीजों की टोटल करते बैठे नहीं। दूसरी होती है नेटवर्थ। चलता अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में चलता नहीं, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस में चलता। समझ में आया? अभी आपको मालूम है कि फ्लिपकार्ट का जो ओरिजिनल ओनर था उसने अपना बिजनेस बेच दिया। उसने तो सारा रोकड़ा ही लिया 50%, और 50% दूसरे कंपनी के क्या लिए? शेयर्स। ये बड़े बड़े सौदे होते हैं। इसकी कीमत भी अगर देखोगे तो 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ ऐसा होता है। अभी आपको पता है 50,000 करोड़ रुपया रिलायंस ने इन्वेस्ट किया किसमें? सॉरी, फेसबुक ने इन्वेस्ट किया कितने में? रिलायंस। तो बिग डील्स। अगर आपके भी ख्वाब बड़े हैं तो ये सब समझो, सीखो, और चले जाओ ऐसे बड़े बड़े लोगों में जहाँ करोड़ों रुपए के क्या होते? ट्रांजैक्शन। देखो ना, आईआईएम से एमबीए वगैरह करते बच्चे, उन सबका यही फ्यूचर है। बड़ी बड़ी डील क्रैक करते, साथ साथ में घूमते मार्क जुकरबर्ग के आगे पीछे सूट वूट पहन के। उसके वो बोलता है कि सिर्फ बस लगाना है मेरे को 50,000 करोड़। क्या लगाना, कैसे लगाना, किस कंपनी में लगाना, मुकेश अंबानी से बात करना, सब कुछ काम उसके लिए कौन करते? या तो उसके सीए, या तो उसके एमबीए। पर हर एमबीए नहीं, ये एमबीए फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से या तो फिर आईआईएम वाला होना चाहिए। अरे गहरे जाजू कॉलेज के एमबीए के बस का काम नहीं। ये तुमको इधर से एमबीए करोगे तो तुम्हारा काम लिमिटेड है। ओ जा रहे चिंतामणि से कुरियर है कलेक्ट कर ले। खैर, जैसा कॉलेज वैसी काम। अब भाई इधर जाना है तो पढ़ाई भी उतनी करनी पड़ेगी, पढ़ो और बनो। आया नहीं ठीक है, करो करो, हाँ भूल है तो हम ना थोड़ा पढ़ते जाओ अपने हाथ। चलो आगे। आगे देखो, दूसरा है नेटवर्थ में। अंडर दिस मेथड, नेटवर्थ ऑफ असेट टेकन ओवर बाय द खरीदने वाली कंपनी इज टेकन एज क्या? परचेस कंसिडर। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? ए हेलो, इस पे एमसीक्यू आएगा। हियर परचेस कंसिडरेशन इज इक्वल टू असेट माइनस क्या? लायबिलिटीज। अगर मेरा बिजनेस आपने खरीदा, मेरे असेट है 10 लाख के, मेरे पे कर्जा है 3 लाख का, तो मतलब आप मेरे को पैसा कितना चुकाओगे? 7 लाख। अब इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा। क्या आएगा आपको? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जैसे यहां दिया, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नोटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द परचेस कंसिडरेशन। कैश बैलेंस इज यूजुअली इंक्लूडेड इन एसेट। अरे भाई, आप किसी का धंधा खरीद रहे हो तो उसका काउंटर पूरा आपका हो जाता। उसके बैंक में जितने पैसे वो भी आपकी, उसके पास कैश जितनी है वो भी आपकी, उसका सब कुछ आपका। बट इफ इट इज नॉट टेकन ओवर, विल नॉट बी इंक्लूडेड। फिर कभी कभी रहता है कि तुम्हारी कैश लेके चले जाओ, धंधा छोड़ो, काउंटर खोलो, गद्दी छोड़ो, कैश मत लो, तो कैश लेना है तो लेना। फिक्टिशियस असेट शुड नेवर बी एडेड। फिक्टिशियस असेट मतलब क्या? ये गुडविल रहता, एक्सपेंस रहते, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रहते, दिखाने को तो असेट रहते पर ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, खर्चे है वो, उसको नहीं पकड़ने का। अकुमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व शुड नॉट बी कंसिडर्ड। मैंने कल ही बोला, कीमत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और रिजर्व की होती नहीं है। कीमत होती है रियल अकाउंट की। कीमत किसकी होती है? रियल अकाउंट, रियल पर्सनल अकाउंट। द टर्म लायबिलिटीज इंक्लूड ऑल द लायबिलिटीज टू द थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी मतलब बाहर के लोग, शेयर होल्डर नहीं।
बट ट्रेड लायबिलिटीज इंक्लूड ओनली ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। सब ले लेने का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते, थ्योरी हो गई खत्म। यही थ्योरी पे 4 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू, और क्या आएंगे आपको 8 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आएगा। ले देखिए वही है, व्हाट इज द मीनिंग मेथड्स ऑफ टेक ओवर। एक है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, दूसरा है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, कंडीशन फॉर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, डिफरेंस बिटवीन द मर्जर एंड परचेज, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन। इस पे एमसीक्यू बनते, इसी पे थ्योरी बनती और इसी पे सारा थ्योरी क्वेश्चन बनता। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते, देखो फॉलोइंग आर द लायबिलिटीज एंड असेट ऑफ अमृता लिमिटेड। ये अमृता लिमिटेड है जो बिकने वाली है। इसमें गुडविल है, लैंड बिल्डिंग है, इसके पास प्लांट मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, प्रिलिमिनरी क्या है, एक्सपेंस है। अब इसमें से सच्चे मुच्चे अच्छे असेट कौन से, लैंड है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है और क्या है, कैश है। ये गुडविल कोई असेट नहीं है, ये तो ऐसा ही है, आपने आपको लगा कि मेरी रेपुटेशन है तो आपने गुडविल बना दी। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कोई असेट नहीं है, ये भी क्या है, खर्च है। बाहर वालों का लायबिलिटी, एक्चुअल लायबिलिटी क्या है, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये डिबेंचर्स, बस ये दो ही क्या है, लायबिलिटी। ये जनरल रिजर्व भी मालिकों का पैसा है, पीएनएल भी मालिकों का पैसा है, शेयर कैपिटल भी किसका है, मालिकों का। ये इन्होंने धंधे में लगाया हुआ पैसा है। तो सही में ये दो लायबिलिटीज है और ये 1 2 3 4 और 5 एसेट्स है। फिर नीचे क्या दिया है, बैंगलोर लिमिटेड टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ अमृता लिमिटेड। किसने किसको खरीदा, बैंगलोर लिमिटेड ने किसको खरीदा, अमृता लिमिटेड को। एट द वैल्यू एग्रीड फॉर वेरियस असेट, उनके हिसाब से गुडविल को खरीदेंगे वो लोग 2,22,000 में। अब देखो, वैसे वो बोलते नहीं तो हम गुडविल नहीं लेते, वैसे वो बोलते नहीं तो हम गुडविल नहीं लेते, पर उन्होंने बोला है कि हमको आपके नाम भी चाहिए। नाम मतलब क्या, गुडविल मतलब क्या, अगर मेरा कोचिंग क्लास खरीद रहे तो मेरा नाम है DW, ये भी खरीदेंगे तो इसकी भी मैं कीमत लूंगा। क्योंकि अगर आप नई क्लास खोलोगे यहाँ पे, आप समझो ZW खोलोगे तो बच्चे एडमिशन को नहीं आएंगे, पर मेरा नाम अगर मेरे बाद वापरोगे तो आपके पास आपके कस्टमर भी आएंगे, क्योंकि मेरा नाम तो मैंने कमा के रखा ना। नाम से चलता कि नहीं चलता, तो नाम भी खरीद रहे। नाम मतलब गुडविल, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। तो गुडविल खरीद रहे 22,000 में, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे 25। वैसे लैंड एंड बिल्डिंग है इधर 16 की, और खरीदने वाला उसकी कीमत कितनी लगा रहा, 25,000। प्लांट एंड मशीनरी को खरीद रहा 24,000 में, वैसे हमारे हिसाब में वो कितने की है, 28 की, पर सामने वाले को नहीं लगती 28 की, उसके हिसाब से वो कितने की है, 24 की, तो पैसे भी कितने देगा, 24। उसने हमारा स्टॉक भी खरीदना है कितने में, 13,000 में। वैसे हमारे हिसाब से हमारा स्टॉक कितने का है, 16 का। हमने माल दिखा दिया, ये माल है, वो हमारे हिसाब से 16 का है। सामने वाला बोला 16 में नहीं पट्टा, कितने में पट्टा, 13 में, तो वो कितने में खरीदेगा, 13। डेटर्स 8,000 के, तो हमारी भी डेटर 8,000 के। बैंगलोर लिमिटेड डज नॉट टेक ओवर कैश, उन्होंने बोला कि हम क्या टेक ओवर नहीं करेंगे, कैश टेक ओवर नहीं करेंगे। बट एग्रीज टू एज्यूम द लायबिलिटी ऑफ क्रेडिटर 5,000। वैसे हमारे क्रेडिटर यहाँ 6 के हैं, देने हैं हमारे हिसाब से 6, पर उनको लग रहा है कि 6 देने की जरूरत नहीं है, 5 ही देने पड़ेंगे, 5 में काम बन जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे वो लोग। कैलकुलेट करो परचेस कंसिडरेशन कितने मार्क्स के लिए आएगा, 8 मार्क्स। चलो उठाओ बुक, नोटबुक उठाओ, लिखो जल्दी। अच्छा घर पे लिख लेना, जान दो आंसर तो इसी में है। कैसे कैलकुलेट किया सुनो, परचेस कंसिडरेशन का फार्मूला क्या है, पीसी इज इक्वल टू असेट माइनस क्या, लायबिलिटी। अब इस केस में असेट और लायबिलिटी की वैल्यू बैलेंस शीट वाली लोगे कि जो तय हुआ है वो लोगे, तय हुआ है वो। टोटल करो फिर, जैसी जैसी बोलिए, है कुछ नहीं। 8 मार्क फोकट के बेटा, इससे ज्यादा आसान मार्क किसी चैप्टर में नहीं मिलते। क्या है यहाँ पे, गुडविल कितने में लेना है, 22, लैंड बिल्डिंग कितने में, 25 में, प्लांट मशीनरी 24 में, स्टॉक 13 में, डेटर 8 में, टोटल असेट कितने के हो गए, 92। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, सुनो। उन्होंने बोला कि सब लायबिलिटी लेंगे, इसने बोला 6,000 के क्रेडिटर कितने में लेंगे, 5 में, और डिबेंचर के बारे में कुछ बोला नहीं, तो 10,000 के डिबेंचर कितने में लेंगे, 10 में। तो टोटल लायबिलिटी कितनी माइनस हुई, 15। 92 में से 15 गए, कितने कितने मार्क्स मिलते हैं, 8 मार्क्स। अगर ये भी छोड़ दिए तो फिर तो बीबीए करने का ख्वाब भी छोड़िए। तो अरे बाबा, अगर ये नहीं जमा अपने को, असेट असेट की टोटल करना और उसमें से लायबिलिटी की टोटल को क्या करना, माइनस, तो फिर तो सवाल ही नहीं आता, फिर तो पढ़ने के लायक ही नहीं होता। क्वेश्चन समझा क्या, अरे समझा क्या, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। एक होता है नेट पेमेंट मेथड। अंडर दिस मेथड परचेस कंसिडरेशन एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेमेंट फ्रॉम कैश, शेयर, सिक्योरिटी एक्सेट्रा टू द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी बाय द transferee company. The following points are considered. The asset and liabilities taken over by the transferee company are not considered. Purchase consideration include the payment of shareholder only. Any payment made to the company some other party on behalf of a company is to be ignored. अब यहाँ पे क्या है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने हर चीज की क्या लगाई थी, कीमत लगाई थी।
यहाँ पे ऐसी हर चीज की क्या नहीं लगा रहे, कीमत नहीं लगा रहे। तो इनके पास देखो गुडविल है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये है असेट एंड लायबिलिटी ऑफ जय लिमिटेड। ये किसकी बैलेंस शीट है? जय। इसके पास असेट में गुडविल है, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है और क्या है? कैश है। लायबिलिटी के नाम पे बाहर वालों को डिबेंचर है और क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर। अब नीचे क्या लिखा है? जय लिमिटेड डिसाइडेड टू अमालगमेट इनटू द न्यू कंपनी न्यू लिमिटेड विच विल टेक ओवर द असेट एंड लायबिलिटी ऑफ जय लिमिटेड। जय लिमिटेड अब मरने जा रही है, जय लिमिटेड खत्म हो जाएगी और एक नई कंपनी बनेगी जिसका नाम क्या है? न्यू। मतलब जय लिमिटेड मिल जाएगी जाके किस में मिल जाएगी? न्यू लिमिटेड में। फिर जय का अस्तित्व खत्म। मतलब कौन किसको खरीद रहा है? न्यू लिमिटेड जय लिमिटेड को खरीद रहा है। समझ में आया? which will take over the asset and liability of Jay Limited in terms of a holder of each share 10 in the company will receive one share of 10 each, rupees 5 paid up and rupees 4 in cash। अब यहाँ पे ट्विस्ट है कहानी। जय का शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए का है। कितने का? 2 लाख। जय का शेयर एक कितने का है? 10 रुपए का। एक एक शेयर कितने रुपीस का है? 10 ईच। लिखो अपने नोट्स में, एक एक शेयर कितने रुपए का है? 10 का। मतलब जय के पास कितने शेयर है? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, 20,000 शेयर होल्डर है इसके मालिक। अब इनको क्या मिलेगा? अरे सुनो, अगर ये कंपनी बिक रही है, कौन सी कंपनी बिक रही है? जय लिमिटेड। इसको खरीद रहा कौन सा लिमिटेड? न्यू लिमिटेड। तो ये जय लिमिटेड के जो मालिक है जिनके पास कितने शेयर है? 2 लाख रुपए के, मतलब 20,000 शेयर है। अरे ये फोकट में रास्ते पे थोड़ी आ जाएंगे, इसको तो अपने शेयर के बदले कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अरे 20,000 शेयर होल्डर है, अपने पास कितने शेयर है जय लिमिटेड के? 20,000। अपन किसके मालिक है? जय लिमिटेड के। अपने को कौन खरीद रहा? न्यू लिमिटेड। तो हम तो आज जय के मालिक है, कल अगर जय लिमिटेड बिक जाएगी तो जय का अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म। तो हमको क्या मिला? किसके शेयर्स? न्यू लिमिटेड के। अब वो क्या देंगे? वो देंगे देखो, होल्डर ऑफ ईच शेयर ऑफ ₹10 इन द कंपनी वुड रिसीव 1 शेयर ऑफ 10 रुपए का, 5 रुपए पेड अप और 4 रुपए इन कैश। उनका एक शेयर 10 का है, उनका एक शेयर कितने का है? 10 का। पर उसके शेयर पे अभी तक 10 रुपए पेड अप हुए नहीं है। कितने पेड अप हुए? 5। तो उनका एक शेयर कितने का माना जाएगा? 5 का है। 10 का, पर अभी तक उन्होंने कॉल कितने किए? 5। तो हमारे 10 रुपए के एक शेयर के बदले हमें उनका एक शेयर मिलेगा कितने रुपए का? 5 रुपए का। और ऊपर से 4 रुपया क्या मिलेगा? कैश। मतलब हमारा 10 का शेयर जाएगा, बदले में हाथ में कितने आएंगे? 9 रुपए। अब वो बोलेंगे कि क्यों भाई आपके 10 के शेयर के 9 कितने? भाई मार्केट है, उनको लगता हमारा शेयर 10 का है तो कितने देंगे? 10। 9 का है तो कितने देंगे? 9। और उनको लगे 25 का है तो कितने देंगे? 25। अरे भाई हम हमारा धंधा बेच रहे हैं, हमने उसको बोल दिया कि मेरे हिसाब से मेरा शेयर 10 का है। सामने वाले को पटना भी चाहिए ना कि आपका शेयर कितने का है? 10 का। उसने कीमत कितनी लगाई आपके एक शेयर की? 9 रुपए। तो वो बदले में कितने रुपए देगा आपको? 9। 9 भी कैसे देगा? उसका खुद का शेयर कितने का है? 5 का। और ऊपर से 4 रुपए क्या? कैश। समझी बात? द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 5,000 मेड बाय द न्यू लिमिटेड। अब ये सब प्रोसेस भी करना पड़ता है। ये सब क्या करना पड़ता है? प्रोसेस। अर्ज करना पड़ता, परमिशन लेनी पड़ती, सीए को पैसे देने पड़ते। इसकी फीस कितनी है? 5,000। और ये सारा खर्चा कौन कंपनी करेगी? तो ये हमारी झंझट है कि उनकी है? उनकी। वो देखते बैठे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसको पीसी नहीं बोला जाता। भले वो दे रहे, वो हमें भी देंगे 5 रुपए का शेयर, 4 रुपए की कैश, और ऊपर से 5,000 का खर्चा भी करेंगे। पर खर्चा हमारे लिए कर रहे क्या? नहीं। हमारे जेब में आया क्या? नहीं। तो परचेस कंसिडरेशन क्या? 9 रुपए मिल रहे। 9 कहां से आए? 5 रुपए का शेयर, 4 रुपए की कैश। हमारे कितने शेयर्स है? 20,000। मतलब हमारा परचेस कंसिडरेशन कितने का हो गया? 1,80,000। अब बोलो 8 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आता या 4 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आता, छोड़ने को परवड़ेगा क्या? क्या लिखा है सॉल्यूशन में? देखो, कैलकुलेशन ऑफ अ परचेस कंसिडरेशन। ये लिख के देखोगे तो समझ में आएगा। ये अगर क्या करोगे, लिख के देखोगे तो समझ में आएगा। सिर्फ थिएटर में आके पिक्चर देखे जैसा यहाँ प्रोजेक्टर पे अगर ये देख लिया, ऑनलाइन देख लिया और करके नहीं देखा तो फिर एग्जाम में हाथ पैर चलते नहीं। क्या लिखा है देखो, होल्डर ऑफ ईच शेयर ऑफ 10 विल गेट 1 शेयर ऑफ 5 रुपया। होल्डर ऑफ ईच इक्विटी शेयर विल गेट 4 रुपया इन कैश, 80,000। टोटल कितना? 1,80,000। भाई 5 रुपए का एक शेयर, तो यहां पे आप अपने हाथ से लिख लो 5 रुपए का एक शेयर इंटू हमारे कितने शेयर? 20,000। तो ये हो गए कितना लाख रुपया? 1,00,000। समझ में आया? और एक एक शेयर को कितने रुपए? 4। तो 20,000, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, कितना? 80,000। और 1,00,000 रुपए के शेयर, 80,000 रुपए कैश। ऐसा हमारा धंधा हमने बेच दिया कितने रुपए में?
1,80,000 रुपए। अरे समझी क्या बात? कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 4 मार्क। या अच्छा मूड रहा पेपर निकालने वाले का तो यही क्वेश्चन कितने मार्क का? 8 मार्क। हेलो, बात जारी है कि भेजे में सबके? अब देखते हैं। वैसे तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखोगे ये क्वेश्चन और ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। वैसे मैंने जिंदगी में कभी अकाउंट की इतनी डिटेल में कभी किसी के बाप को थ्योरी पढ़ाई नहीं। तुम लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि चैप्टर क्रिटिकल है। दूसरा, प्रैक्टिकल तब तक नहीं समझते जब तक क्या ना समझे, थ्योरी ना समझे। और तीसरा बात है कि मेरे को तुम्हारी चिंता है कि भाई पोटे फेल होने को होना नहीं। सालो तुमको मेरी चिंता है नहीं। ऐसा नहीं कि पैसे लाए गपागप और सर को दे दिए, लो सर। अरे मैं तो बोलता मुंह पे मार के फेंको मेरे पैसे, ऐसे क्या रोज रोज बोलते सर। मैं तो अगर ठसन से पैसे देने को ना तुम्हें, क्या रोज रोज पैसे पैसे करते, ये लो ऐसे मुंह पे मारो ना ऐसे फेंक के, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। अब देखो कैसा गर्म होते जाता है ये चैप्टर। शेयर इन एक्सचेंज और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। Under this method, purchase consideration is calculated on the basis of intrinsic value of share। ऐसा है कि आपके असेट की कीमत लगाई जाएगी। अब आप बोलोगे कि मेरे बैलेंस शीट में मेरा शेयर 100 रुपए का दिख रहा, कितने का? 100 का। जरूरी थोड़ी है सामने वाला मान ले। अब भाई तुम मुझसे पूछो तो सर आपका एप्पल कितने में बेचते हैं आईफोन? मैं बोलूंगा 30,000 का। अब मेरे हिसाब से 30 है, खरीदना तुमको है तो तुम तो तुम्हारे भाव लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अरे हाँ कि ना? वैसे ही जब हम बोलते हैं कि हम हमारी कंपनी बेच रहे हैं तो टेक्निकली कंपनी को कैसे बेचा जाता है? आप जिस कंपनी के मालिक हो उसके शेयर आपके पास है, आप अपने शेयर किसके नाम कर दो? दूसरे के। तो आपकी क्या बिक गई? कंपनी बिक। तो भैया वो आपके शेयर खरीद रहा तो उसकी वैल्यू उसके हिसाब से लगाएगा ना। मार्केट में हर चीज पे भाव मोल होता है कि नहीं होता है? तो एक कंपनी भी दूसरे कंपनी को खरीदती है तो उसकी कीमत लगाती कि नहीं लगाती? तो कंपनी भाव लगाती है, इसकी एक मेथड क्या है? तय कर लो कि तुम्हारे असेट कितने के और तुम्हारी लायबिलिटी कितने की, जैसे ये पहला क्वेश्चन किया था। दूसरा ये तय कर लो कि तुम्हारा शेयर अगर 10 का है तो हमारे हिसाब से कितने का, 9 का, तो 5 रुपए का शेयर और 4 रुपए की क्या देंगे? कैश। नहीं तो फिर और एक मेथड है, उसको बोलते हैं कौन सी मेथड? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। देखो इसमें क्या लिखा है। The intrinsic value of share is calculated by dividing the net asset available for equity shareholder by the number of equity share। आपके asset divided by number of share। मान के चलो सीधा सुनो, अगर आपकी प्रॉपर्टी पूरी 10 लाख की है, कितने की है? 10 लाख, और आपके पास एक ही शेयर है, तो आपके एक शेयर की कीमत कितनी हो गई? 10 लाख। अगर आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की है, बराबर है, और आपके पास दो शेयर है, तो एक एक शेयर की कीमत कितनी हो गई? 5-5 लाख। अगर आपके पास 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी और शेयर भी 10 लाख है, इसका मतलब आपके एक एक शेयर कितने रुपए का हुआ? 1 रुपए। कितना सिंपल है। अब प्रॉपर्टी मतलब क्या? आपके असेट की कीमत माइनस आपके लायबिलिटी की कीमत। उस पर भी क्वेश्चन आता है। इसमें क्या दिया है? स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन एंड इंटरनल। कैलकुलेट करो पहले कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो? परचेस कंसिडरेशन। फिर असर्टेन द डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन। ये तो पहले कीमत लगाओ कंपनी की जिसको आपको खरीदना है, जो मेथड से आपको ठीक लगे उस मेथड से। फिर ये बताओ कि ये पैसा देंगे कैसा? अगर हमने कीमत लगा ली आपकी 1,80,000, हमने आपके बिजनेस की कीमत लगा ली कितनी? 1,80,000। अब ये देना कैसा? इसको डिस्चार्ज भी तो करना पड़ेगा। तो हमने तय किया कि 1,80,000 के बदले 1 लाख के क्या देंगे आपको? शेयर्स, और 80,000 का क्या देंगे? कैश। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले कंपनी की क्या लगाओ? कीमत। फिर यह तय करो कि ये कीमत कैसे चुकाएंगे, ये कीमत कैसे चुकाएंगे। उसके बाद क्लोजिंग द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। फिर यहाँ पे हिसाब किताब की बात आती है। इतना आसान थोड़ी है, जर्नल एंट्री मारनी पड़ेगी, डेबिट करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। जो बिक रहा है उसको भी अपना डेबिट क्रेडिट करते खाता बंद करना पड़ेगा, जो खरीद रहा है उसको भी अपने बुक में डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अरे बाबा, कम्स इन क्या हो रहा है? लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी सब क्या हो रहा है? कम्स इन। बदले में गोज आउट क्या हो रहा है? कैश और शेयर्स। इतू सा तो लॉजिक है, हो गया। चैप्टर में यही है, दम नहीं है तो शांति से करना पड़ता है। जितना सुनने में आसान लगता है, प्रैक्टिकल उतने आसानी से आते नहीं। ट्रिक आ गई। रूटीन क्वेश्चन अगर पूछा उसने, वैसे तो ऑप्शन है 4 के और में कितना आता? 4, तो उसमें भी एक क्वेश्चन क्या आता? थ्योरी। और 8 के और में क्या आता? 8, उसमें भी एक क्वेश्चन आया तो किसका आता? थ्योरी का। नहीं तो दोनों प्रैक्टिकल पूछ लिए समझो, तो कुछ ना कुछ तो चुनना पड़ेगा। तो
अगर एक क्वेश्चन भी दोनों प्रैक्टिकल रहे तो मेरा पूरा भरोसा है कि एक बहुत ही बेसिक रहेगा और एक थोड़ा सा कैसा रहेगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन, बेसिक चुनने का और मार्क लेके जाने का, लोड नहीं लेने का। देखो भाई, दो तरीके होते हैं, एक होता है हार्डवर्क एंड स्टडी, हार्डवर्क प्लस स्टडी, और दूसरा होता है स्मार्ट वर्क प्लस प्लानिंग। अगर अपने को ऐसा लगता है कि भाई स्टडी तो एक साथ नहीं होती डायरेक्ट थर्ड सेम में, स्टडी तब होती जब फर्स्ट सेम सेकंड सेम बहुत सीरियसली किया और एकदम पढ़ाई है कि पढ़ाई और पढ़ाई दुनी पढ़ाई किया और बहुत ही पढ़ाकू है, तो थर्ड सेम बचेगा। हार्डवर्क कितना भी कर लो, पर अगर स्मार्ट हो तो प्लानिंग और स्मार्ट वर्क के साथ भी पेपर निकाला जा सकता है। और वैसे भी आपको भविष्य में एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, एमबीए करना है, तो आपको जुगाड़ करते आना चाहिए। अरे एमबीए तो वो होता है जो बोलता है कि अरे डॉक्टर है क्या, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था, नहीं है डॉक्टर साहब तो फॉरेन गए 8 दिन बाद आएंगे, नर्स को पूछने का तेरे को मालूम है अपेंडिक्स का ऑपरेशन कैसा करते, नर्स बोली थोड़ा करते तो हम ही है, सिर्फ डॉक्टर साहब बाजू में खड़े रहते, वो थोड़ी ना काट छीट करते हैं, हम ही करते हैं सब, काटते भी हमें, अपेंडिक्स निकालते भी हमें और सीते भी हम ही। तो डॉक्टर साहब रहते तो धीर रहता, कुछ कम ज्यादा हो गया तो संभाल लेंगे, वैसे ऐसे कभी जरूरत नहीं पड़ी, 15 सालों से तो डिलीवरी भी हम कर रहे हैं और ऑपरेशन भी हम ही कर रहे हैं। तो एमबीए क्या बोलता है, कोई बात नहीं ना, नहीं है डॉक्टर चलो वो धीर ही देना है तो वो काम मैं कर देता, बाकी जो काटपीट करना है वो लोग तुम कर। तो एमबीए होता है, इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल। वो मास्टर नहीं होता है किसी चीज का, एमबीए की डिग्री में आपको मास्टरी नहीं मिलती। जैसे डॉक्टर बन जाओ तो लाइसेंस मिलता क्या करने का, ऑपरेशन, डॉक्टर ऑपरेशन करे तो पेशेंट मर भी जाए तो डॉक्टर पे कभी हत्या का जुर्म लगता नहीं, पर अगर नॉन डॉक्टर ऑपरेशन करे, पेशेंट गचक गया तो आप पे सीधा 302 लगता, अटेम्प्ट टू मर्डर। वकील अगर आपकी केस लड़े और फिर भी अगर आपको क्या हो गई, फांसी हो गई, तो आप वकील को सजा नहीं दे सकते कि तेरे वजह से क्या हुई, फांसी हुई। तो ये वकीली पेशा है, डॉक्टरी पेशा है, सीए है, ये मास्टरी है। मास्टरी मतलब इनके कुछ अधिकार है, वो काम वही कर सकते, दूसरा कर सकता नहीं। एमबीए के लिए कभी देखा क्या कि ये काम किसने करना चाहिए, एमबीए। फिर एमबीए है क्या, एमबीए है जैक ऑफ ऑल, जो सब कर सकता वो कौन है, एमबीए। फिर कुछ भी हो जाए, फिर अगर आप एक बिजनेस में लग गए, एक कंपनी में आपको जॉब मिला कि चलो आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हो, एमबीए हो, फिर आपका काम है सेल करना, सेल कर ले। फैक्ट्री में आग लग गई, तो भाई आग लग गई, आप बोला फायर मैनेजमेंट में एमबीए थोड़ी किया, नहीं 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 तू एमबीए है ना तो तू आग बुझा, कैसे करना हो तेरा काम। फिर एक आधे बार मालिक बोलेगा यार मेरी बाइको को जाना था फॉरेन घूमने पर उसका वीजा नहीं बन रहा, ठीक है ना सर हम एमबीए वो भी करवा देंगे, पता करो वीजा में क्या प्रॉब्लम आती, कैसे आती, कौन है वो व्यक्ति जो इसको सॉल्व कर सकता, उसको मिलो और प्रॉब्लम को क्या करो, सॉल्व करो। तो इसी को बोलते हैं मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ, मास्टर हम किसी के नहीं, पर काम कोई भी अटकने देंगे नहीं, जो काम बोलोगे वो कर देंगे, इसी को तो बोला जाता है क्या। फिर आपके लिए ये पढ़ाई भी वैसी है, भले आपके बेसिक्स उतने क्लियर नहीं होंगे, आपको अकाउंट उतना अच्छे से आता नहीं होगा क्योंकि सब साइंस से आए हो 12th स्टैंडर्ड, तो पहले ही 2 साल का क्या है आपका मोटा मोटा गैप है, तो दिक्कत तो जाएगी, पर फिर भी इतना बड़ा चैलेंज पेलना है तो फिर झोल खाने का नहीं। तो कम से कम शक्ल अच्छी रखने की, एमबीए बनने के लिए सबसे पहला जरूरी बात क्या है मालूम है, थोबड़ा हंसता हुआ होना चाहिए। ये ऐसी सोती हुई सूरत को देख के ना, तू जिस कंपनी में काम करेगा ना मालिक तेरे से पैसे मांगेगा, बोले 1 महीना तेरे को झेला 10,000 रुपये तू दे, हंस, निकालो हाथ निकाल, इतनी अच्छी शक्ल दी भगवान ने, इतनी स्माइल अच्छी है, ऐसा बैठा है आप लोग पहले बेंच पे, मनुष्यत छा जाएगी मतलब कोई तेरे को देख। तीसरा है पासिंग ऑफ द ओपनिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ, खरीदने वाली कंपनी एंट्री आप पास करो। अब इसकी एंट्री दी है, अब इन एंट्रियों में मैं जाना नहीं चाहता बिकॉज ये सब लंबी चौड़ी क्या है, डेबिट और क्रेडिट, मैक्स टू मैक्स आप परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, इसके डेबिट क्रेडिट में जाओगे तो अगेन टेक्निकल एंड वेरी मच टेक्निकल फील्ड है। और यही मैं नहीं चाहता था कि, मेरे को डर ये नहीं था कि आपको ये टॉपिक समझेगा या नहीं समझेगा, या फिर आप परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट कर पाओगे या नहीं। मेन चैलेंज है इसकी क्या पास करना, जर्नल एंट्री। अब आपको सादी सादी तो जर्नल एंट्री नहीं समझती, राम सोल्ड गुड्स टू राम शाम, राम ने शाम को क्या बेचा, माल, इधर से तो दिक्कत है अपने को, तो एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदेगी तो फिर ये ढेर सारी है, ये देखो ये सारी इतने सारे डेबिट क्रेडिट करने पड़ते,
फिर उसमें गुडविल का एडजस्टमेंट है, पेमेंट है, स्टेप्स है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो दिस डिटेल वी डोंट वांट टू गो, हम इस डिटेल में जाना नहीं चाहते। विल टेक अ चांस और परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करके अगले लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तब तक आप चाहो आगे आगे तो बहुत बारी है अभी भी। नहीं सुनो मेरी बात, अभी भी बोल रहा हूँ लाइटली मत लो। एमबीए जैसा जैसा सेम आगे बढ़ेगा कठिन होते जाने वाला है, पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, चॉइस नहीं, चॉइस नहीं है, शिका लागतेच। क्या बोल रही? हाँ ऊपर ऊपर नहीं, कल अगले लेक्चर में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा और तुम्हारे भेजे में जितना डाल सकता उतना डालूंगा। नहीं पचा तो मेरे नाम से चिल्लाना नहीं, पर उसके लिए बची हुई फीस क्या करनी पड़ती, कंप्लीट। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में विथ फुल फीस।